वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर और ये चैप्टर है क्लास 11th फिजिक्स का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। वर्क के बारे में हम डे टू डे लाइफ में ये बहुत चीज़ें ऐसी देखते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है, जैसे कि पढ़ने को भी हम वर्क बोलते हैं। उसके अलावा रनिंग या चलना या घूमना या किसी जगह किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना या कोई किसान है जो खेतों में काम करता है, वो किसी भी तरह का काम है वो वर्क में शामिल है। वर्क की डेफिनेशन हमने यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वर्क हम जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो और फिजिक्स में जो हम डिफाइन करेंगे वो थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसको बाद में बात करेंगे। एनर्जी और पावर की बात करते हैं। कैपेसिटी के बारे में हम कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। मान लिया हमारे सामने एक बुलडोज़र खड़ा हुआ है और हम कहते हैं कि भाई बुलडोज़र में इतनी ताकत है कि ये इस मकान को गिरा सकता है। तो जब हम कहते हैं मकान गिरा सकता है तो क्या उसने मकान गिरा दिया? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है, कैपेसिटी का मतलब है उसके अंदर वर्क करने की एक एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैपेसिटी है तो इसका मतलब है वर्क हो ही गया। वर्क होना और उसकी कैपेसिटी होना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरा है पावर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इन तीनों की यहाँ बात कर रहे हैं। पावर का मतलब है इस कैपेसिटी को हम टाइम के साथ साथ रिलेट करते हैं। अभी हमने बुलडोज़र का एग्जाम्पल लिया। बुलडोज़र में हमने कहा कि ये बुलडोज़र इस मकान को गिरा सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये बुलडोज़र इस मकान को 1 घंटे में ही गिरा सकता है तो टाइम के साथ साथ हमने उसको रिलेट कर दिया और इस तरह से जो टाइम की रेट निकालते हैं, रेट का मतलब है वर्क अपॉन टाइम, इसको हम डिफाइन करते हैं पावर की तरह। अब हम बात करते हैं इससे आगे, नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नोशन ऑफ वर्क का मतलब है वर्क का कॉन्सेप्ट, वर्क को हम किस तरह से पहले डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं, वी विल मेक एन इक्वेशन प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं और उस इक्वेशन से हम देखेंगे कि वर्क को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये हम जानते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, जिसमें से एक है ये इक्वेशन हमने पढ़ी है जिसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s होता है डिस्टेंस। हम यह मानते हैं कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और जब उस पर हमने कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होने के बाद उसका केस हो गया कुछ इस तरह का, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्टेंस है s। तो m इसका मास है, फोर्स लगाने से उसकी स्पीड u से बढ़कर v हो गई। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी v इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी u। तो देखिए इससे क्या होता है, इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, m से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पूरी इक्वेशन को हमने m से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ जो राइट हैंड साइड में 2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में पहुँचा देते हैं तो डिवीज़न की फॉर्म में आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर k से काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर दें तो हम कहेंगे ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं ये f है और डिस्टेंस है s। तो हम यहाँ देखते हैं दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज क्यों आया है? क्योंकि हमने एक फोर्स यहाँ पर लगाया था। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी
क्यों आई? क्योंकि किसी ने, मान लिया हमने, इस पर एक फोर्स लगाया था, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लाई है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज वर्क। तो यहाँ हम देखते हैं, एक हमने ऐसी इक्वेशन बनाई जिस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस एक तरफ है और दूसरी तरफ है वर्क। तो हम वर्क को डिफाइन करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस की तरह, और इस तरह की जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा काम था एक ऐसी इक्वेशन बनाना जिससे हम ये समझ पाएँ कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन है और वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन वर्क की इस डेफिनेशन में एक समस्या है, वो समस्या क्या है उसको समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट S, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर यानी कि डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि एनर्जी, इसमें तो किसी तरह की डायरेक्शन होती ही नहीं। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई डायरेक्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, और वेक्टर का इस तरह का कोई प्रोडक्ट जिसमें डायरेक्शन नहीं आए, पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, और इसको जानने के लिए हमें पढ़ने पड़ेगा वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसलिए है स्केलर प्रोडक्ट। हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी दो वेक्टर, उनका प्रोडक्ट, दो तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए मान लेते हैं एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B। इन दोनों वेक्टर को अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, पहला A वेक्टर, दूसरा B वेक्टर, और जो इनका रिजल्ट आए वो रिजल्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, तब हम इस तरह के वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले केस में हम बात कर रहे हैं। हम इस तरह के प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं। और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर A को और B को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं A और B को मल्टीप्लाई करते समय किसी तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं कर रखा है। सिंपली तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम एक डॉट यूज करते हैं और यहाँ क्रॉस यूज करते हैं, और इसी कारण जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका एक नाम और है, वो है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का एक नाम और है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते समय भी दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, क्या वो स्केलर प्रोडक्ट है या क्या वो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है। फिलहाल हम बात करना चाहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऐसे प्रोडक्ट की कि जिसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम अभी सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को समझने के लिए दो वेक्टर होना जरूरी है। मान लेते हैं एक वेक्टर है ये A और दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं B, और हम ये भी मान लेते हैं इनके बीच का एंगल है थीटा। ये दो वेक्टर हमने माने। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस B वेक्टर का एक कंपोनेंट A के अलोंग होगा। कंपोनेंट आप जानते हैं, कंपोनेंट होता है परछाई। तो मान लिया ऊपर की तरफ कोई लाइट सोर्स है, जैसे कि यहाँ पर ये टॉर्च दिखा रखी है। इस टॉर्च की वजह से जब लाइट पड़ेगी तो इस B की परछाई A पर पड़ेगी। परछाई पड़ेगी कुछ ऐसी। ये जो रेड कलर का वेक्टर है ये B की परछाई है। इसका नाम रख देते हैं O से लेकर P।
जो OP है दिस इज कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है वेक्टर A और दूसरा वेक्टर है वेक्टर B। हम चाहते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मीन्स रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा A डॉट B, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है A, मैग्नीट्यूड मीन्स इस वेक्टर की लेंथ, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा O से लेकर इस पॉइंट K तक का, इसकी जो लेंथ है वो है मैग्नीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बिना एरो मार्क के एक अल्फ़ाबेट। तो ये है A और B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लेंगे B का कंपोनेंट और B का कंपोनेंट यहाँ पर होगा B cos थीटा। यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि वेक्टर A और कंपोनेंट AB दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इस रिजल्ट में डायरेक्शन का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है और यही है A डॉट B की वैल्यू। यहाँ पर किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमें रिजल्ट में कोई डायरेक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो F और S इन दोनों को हमने सिंपली वहाँ इक्वेशन में Fs लिखा हुआ था, इसको लिखने का जो सही तरीका होगा वो होगा F डॉट S। कहीं पर हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को D से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें F डॉट D लिखा हुआ मिलेगा और F डॉट D का मतलब है F D cos थीटा, जहाँ पर थीटा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये है किसी भी जगह स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ, पहले इसी की बात करते हैं। हम जानते हैं एक वेक्टर है A, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया B को, अगर हम इन दोनों की पोजीशंस को बदल दें, यानी कि B को पहले लिख दिया और A को बाद में लिखा, अगर बदलने के बाद भी मीन्स इनकी पोजीशन बदलने के बाद भी इनका रिजल्ट सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। और ये हम जानते हैं, इसको लिखने का तरीका है AB cos थीटा और इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए BA cos थीटा। और ये हम जानते हैं कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में AB और BA इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसलिए हम AB हो या BA हो दोनों को एक ही तरह से लिखते हैं। यहाँ पर जब मैं AB बोल रहा हूँ इसका मतलब है A डॉट B, यानी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है उसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास तीन वेक्टर हैं, एक A, दूसरा B और तीसरा C। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, पहला वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B प्लस C, इनका डॉट प्रोडक्ट करने का एक तरीका है पहले हम B और C को ऐड करें और उसके बाद इसको A से डॉट प्रोडक्ट कर दें, या फिर A को पहले हम B के साथ डॉट प्रोडक्ट करें और A को C के साथ डॉट प्रोडक्ट करें और उनको ऐड कर दें, तब भी अगर इनका रिजल्ट सेम आता है तब हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड गुड। और इसको करने के लिए किसी भी एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल का मतलब है A भी कोई मान लेते हैं, B वेक्टर भी कोई मान लेते हैं, C वेक्टर भी कोई मान लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं और दोनों सेम आएंगे। ये हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हम आ रहे हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पर और वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को समझते हैं। जब भी कोई वेक्टर हम लिखते हैं, मान लिया वेक्टर है A, इस वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन।
किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं उस अल्फ़ाबेट से, मीन्स ए, और डायरेक्शन को लिखने का तरीका है उसी वेक्टर को लिखते हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। इस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है। अगर इसको हम सीधे सीधे लिखें तो a इंटू ए कैप इस तरह से लिख पाएंगे। एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। मान लिया एक वेक्टर है f, इस वेक्टर की वैल्यू है 40 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। इस केस में हम कह सकते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज f, और ये इसकी डायरेक्शन है, दिस इज f कैप। इस तरह से हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू यूनिट होनी चाहिए। यूनिट मीन्स यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। अगर सोचिए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इसका मतलब है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो सिर्फ डायरेक्शन ही रह जाएगी। तो जहाँ भी हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो समझ जाइए हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसका फ़ायदा कहाँ है इसको भी समझते हैं। आपने इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देखा ही होगा। ये है कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक तरफ है एक्स एक्सेस, दूसरा है वाई एक्सेस और तीसरा है जेड एक्सेस। ये जो एक्सेस हैं ये वास्तव में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन है तो इसका मतलब किसी एक ऐसे लेटर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिसके की ऊपर एक कैप लगा हुआ हो। तो हम ये कह सकते हैं एक्स एक्सेस ये सिर्फ डायरेक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए एक्स डैश। इसी तरह से वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए वाई कैप, और सिमिलरली फॉर जेड एक्सेस। लेकिन हम यहाँ पर इसको लिखने का जो तरीका है उसको इस तरह से नहीं लिखते। हम इसको लिखते हैं आई कैप, इसको लिखते हैं जे कैप और इसको लिखते हैं के कैप, और ये कहलाते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, मान लिया ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4 और 5। मान लिया इसके ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सेस के अलोंग हम 3 मीटर चलेंगे, फिर हम वाई के अलोंग चलेंगे, फिर जेड के अलोंग चलेंगे, तब उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। अगर इस O से लेकर P तक इसको मिला दिया जाए तो OP इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन हुई, और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो OP हुआ पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम x, y, z के रूप में बताना चाहें तो हम लिखेंगे 3, 4 एंड 5। लेकिन इस 3 की जो डायरेक्शन है वो x एक्सेस के अलोंग है, तो हम लिखेंगे 3i कैप, इसको लिखेंगे 4j कैप, इसको लिखेंगे 5k कैप, और इस तरह से ये पूरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो ये हैं यूनिट वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मीन्स सिर्फ उसकी डायरेक्शन। अब हम इन यूनिट वेक्टर को लेकर भी कुछ एक या दो प्रॉपर्टीज़ और समझ लेते हैं। मान लिया दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A दूसरा वेक्टर B। जो A वेक्टर है ये भी x y z एक्सेस में है, और जो B वेक्टर है वो भी x y z एक्सेस में है। तो इनको लिखने का तरीका होगा a x i कैप, a y j कैप, a z k कैप। इसी तरह से B का तरीका होगा b x i कैप प्लस b y j कैप प्लस b z k कैप, जहाँ पर a y a x और a z ये तीनों के तीनों उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए जिस पॉइंट को ये a पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब आती है प्रॉब्लम कि इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करें। इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं कि i और j डायरेक्शन तो असल में i j k ही हैं, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें इसको समझते हैं। एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो होता है a b cos थीटा, जहाँ पर थीटा है
इनके बीच का एंगल। तो अगर हम A की जगह लेते हैं I कैप, B की जगह लेते हैं J कैप, तो हम देखते हैं I तो है x एक्सेस का वेक्टर, J है y एक्सेस का वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल है 90। cos 90 0 होने से इनका रिजल्ट आएगा 0। तो किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट 0 आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर I का मल्टीप्लाई J से या K से किया तो उनका रिजल्ट 0 आएगा। तो हमें ये वाला रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ एक रिजल्ट लिखेंगे AXI और BXI का मल्टीप्लाई। हमने लिखा है AX BX I डॉट I। इसी तरह से जब J को मल्टीप्लाई करेंगे तो I और K से मल्टीप्लाई होगा 0, क्योंकि उसके तो ये परपेंडिकुलर है। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो होगा AY BY इंटू J डॉट J। सिर्फ J का ही डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी 0 हो जाएगा। ये हो गया है AZ BZ इंटू K डॉट K। यहाँ हम देख चुके हैं पहली चीज़ कि कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट 0 होता है, लेकिन ये तो पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में थीटा कितना होता? 0। तो इनका रिजल्ट आता I इंटू कॉस 0। लिख के दिखाता हूँ इस तरह से। पहला वेक्टर यूनिट होने से वैल्यू 1, दूसरा वेक्टर 1, बीच का एंगल 0 से cos 0 और cos 0 इज ऑल्सो 1। तो I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K जैसी जितनी वैल्यू हैं उनका रिजल्ट 1 हो जाएगा। और इस तरह से ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। तो इस तरह से कहीं भी अगर इस तरह की वैल्यूज़ हमारे सामने है तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, स्पेशली स्केलर प्रोडक्ट। सिंपली AX को BX से, AY को BY से और AZ को BZ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम समराइज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है A डॉट A इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। इट मीन्स कहीं पर कोई क्वांटिटी स्क्वायर में अगर नज़र आ रही है तो समझ जाइए ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है। इसी तरह से I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K ये कहीं भी आएंगे तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स I J, J K या K I को कहीं भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से हम कहीं भी स्केलर प्रोडक्ट को अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम वर्क को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ component of force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement। मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन है ये, लेकिन इतना तो हम जान चुके हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ही हम वर्क डन कहते हैं। फोर्स हमने लगाया किसी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, इस फोर्स को लगाने से ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करता है, लेकिन इसके मूव करने की जो डायरेक्शन है वो ये है। ऐसा पॉसिबल है अगर कोई बच्चा एक धागे से एक छोटी गाड़ी जिसमें पहिए लगे हुए हैं उसको लेके खींच रहा हो, तो जो धागे की डायरेक्शन है वो होती है ऊपर की तरफ, बच्चा यहाँ खड़ा होगा और वो जो कार्ट है छोटी सी गाड़ी वो चलेगी रोड पर। तो इस तरह से उसका मोशन हो जाएगा। मोशन होने के बाद गाड़ी यहाँ पहुँच गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो इस केस में हम कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 नहीं है, वो एंगल है थीटा। और अगर ये थीटा है तो F डॉट ds को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, पहला तो वेक्टर एज इट इज और दूसरा वेक्टर उसका कंपोनेंट, मीन्स F S cos थीटा। हम ये कह सकते हैं
अगर एफ कॉस थीटा को अलग मान लेते हैं तो हम ये कहेंगे एफ कॉस थीटा ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है। और अगर हम कहेंगे कि हमने एस कॉस थीटा कंसीडर किया है तो हम ये कह सकते हैं नीचे वाले वेक्टर एस का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट F इंटू एस लगा देंगे। अगर ये एक डायरेक्शन में नहीं है तो हम इसके कंपोनेंट ब्रेक करके उनको एक डायरेक्शन में करेंगे और उसके बाद हम वर्क निकालेंगे। तो ये है वर्क डन। तो इस तरह से हम वर्क डन निकालते हैं। इस डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज़ों का ये प्रोडक्ट है। पहली चीज़ है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो हुई पहली चीज़, यानी कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट। और दूसरी चीज़ ये हुई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। तो इस तरह से हम वर्क को डिफाइन करते हैं। अगर वर्क को W से लिख दें तो लिखने का तरीका होगा F डॉट एस या फिर F डॉट डी, जो भी हम लिखना चाहें, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Fs कॉस थीटा। ये है वर्क डन। वर्क के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हमने यहां पर शुरू में कहा था कि जिस तरह की हम डे टू डे लाइफ में वर्क को डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में वर्क कुछ ऐसा नहीं है। हमने यहां पर जाना वर्क इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। ये तीन चीज यहां पर वर्क को डिफाइन करती हैं। तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस केस में भी वर्क जीरो होगा। तो हम देख सकते हैं अगर s की वैल्यू जीरो होगी तो वर्क जीरो होगा। अब इसके केस कैसे हो सकते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि एक आदमी बहुत सारा वेट उठाकर कहीं खड़ा हुआ है। तो अगर ये एक आदमी है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कोई भी वेट है, लेकिन सिर्फ वो खड़ा हुआ है, मीन्स फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं वर्क डन जीरो होगा। इसी तरह से कोई इस तरह का केस हो, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो और घूमकर वापस अपनी जगह पर आ गया है, इस तरह के केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसीलिए हम कहते हैं वहां पर भी वर्क डन जीरो होता है। तो हम देख सकते हैं ये जो फिजिक्स का वर्क डन है वो हमारे नॉर्मल काम करने वाले वर्क डन से थोड़ा अलग है। इसी तरह के दूसरा केस, अगर फोर्स ही जीरो है तो भी वर्क डन, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर फोर्स होगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट भी वैसे तो नहीं होगा, पर अगर डिस्प्लेसमेंट किसी वजह से हो गया है, जैसे कि कांस्टेंट मोशन वाले केस में हम देखते हैं नेट फोर्स जीरो होता है, तो उस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। इसी तरह तीसरा केस, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये केस आपने देखा होगा, जैसे यही आदमी है, इस समय इस बोझ को उठाने के लिए जो फोर्स इसने लगा हुआ है वो फोर्स है ऊपर की तरफ। अगर ये आदमी ऐसे खड़े खड़े आगे की तरफ चलने लग जाता है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ये केस बिल्कुल वही है जैसा कि हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर कुली अपने सामान को अपने सिर पर उठा के चलता है। तो देखिए सामान को सिर पे उठाने का केस बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ सामान रखा है, इसको उठाने के लिए जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा और कुली का मोशन है आगे की तरफ। तो इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 जीरो होता है और वर्क डन भी जीरो हो जाता है। तो ये तीनों केस हमारे साइंस वाले वर्क डन को नॉर्मल काम काज से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। अब आगे देखते हैं।
वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को भी समझते हैं। यहां हम देखते हैं वर्क को अगर हमने पॉजिटिव कहा या हमने नेगेटिव कहा, इससे हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है। हमारे मतलब पढ़ने वाले के दिमाग में वो कंफ्यूजन ये है कि प्लस और माइनस तो वेक्टर क्वांटिटी में होता था, तो ऐसा तो नहीं कि वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी हो, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं कि वर्क पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस और माइनस क्यों है? आगे देखिए, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, और cos थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी तो cos थीटा पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगी तो cos थीटा नेगेटिव। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन सोचने की बात है, क्या ऐसा हो भी सकता है कि नहीं? क्या 180 एंगल तो तब होगा फोर्स लग रहा हो राइट में और मोशन हो रहा हो लेफ्ट में। ऐसा जब होगा तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव होगा। देखते हैं कि ऐसा केस कहां आता है। मान लिया ये एक कार्ट है, इस तरह से, जैसे कि छोटे बच्चे खिलौना चलाते हैं, धागे से इसको बांधा और बच्चे ने इसको सड़क पर चलाना शुरू किया। रोड ये है, फोर्स की डायरेक्शन है कहीं तिरछी, और ऑब्जेक्ट चल रहा है आगे की तरफ। इस केस में हम कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। ऐसा केस होगा तो उस केस में cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा और वर्क डन भी पॉजिटिव कहा जाता है। इसी तरह का ऐसा केस, मान लिया ये एक पुली है जिसको हमने कहीं से लटकाया हुआ है। इस पुली के दोनों तरफ दो धागे हैं। एक तरफ का धागा किसी फोर्स से हम खींच रहे हैं और दूसरी तरफ एक ब्लॉक है। अब यहां पर यह बात क्लियर है, जब हम इसको खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, और इस मास का जो मोशन होगा वो होगा ऊपर की तरफ। तो यहां पर हम देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा 180 होगा, और इस केस में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। कुली वाले केस में हमने देखा एक कुली है, उसका मोशन है राइट हैंड साइड में, लेकिन जिस बोझ को वो उठा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को उसने उठा रखा है, उस पर फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, तो ये केस हो गया 90 डिग्री का केस। तो इस तरह से डिफरेंट केस यहां पर पॉसिबल हैं। तो हम यहां पर देखते हैं वर्क डन को डिफाइन करना, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और उनकी ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। हम जानते हैं W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये है फोर्स, ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जब हम इसके यूनिट की बात करेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो इस तरह से वर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। क्योंकि जूल नाम के साइंटिस्ट ने ये सब डिफाइन किया था, तो इसका एक कॉमन और फेमस नाम है जूल। तो वर्क की यूनिट हुई जूल, और जूल उसकी एसआई यूनिट है, क्योंकि न्यूटन और मीटर दोनों एसआई सिस्टम में है, इसलिए ये इसकी एसआई यूनिट कहलाती है। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ML_T-2, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है L, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ML2T-2। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को हमने वर्क कहा था, और ये था वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही हैं। तो यही यूनिट आप देखेंगे कि ये जो वर्क की यूनिट है और जो वर्क का डायमेंशन है, वही एनर्जी की यूनिट और एनर्जी का डायमेंशन भी आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी।
ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी को जनरली K से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर हम देखते हैं जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी का वेलोसिटी से ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। इट मींस ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। इसलिए हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी जूल होगी, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी mL2T-2 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स होता तो वर्क डन कैसे निकालते? इंपॉर्टेंट चीज ये है, कांस्टेंट फोर्स इज रेयर। आमतौर पर हम अपने सभी डेरिवेशन में, सभी क्वेश्चन में फोर्स को फिक्स कर देते हैं। फिक्स का मतलब है जैसे कि F इज इक्वल टू 30 न्यूटन, लेकिन ऐसा फोर्स तो होता ही नहीं। अगर हम कहीं किसी जगह पर पुश करेंगे तो पुश करते समय क्या होगा, जैसे ही हम हाथ टच करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 0, और धक्का देना शुरू करेंगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद मैक्सिमम होगी, और जब हाथ हटाएंगे तो वो कम होती चली जाएगी। मींस ऐसा फिक्स फोर्स तो होता ही नहीं है, ये रेयर केस है। नॉर्मल केसेस जो होते हैं वो वेरिएबल फोर्स के ही होते हैं। मींस फोर्स हमेशा अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का, वो पढ़ा है F.S मीन्स F/s cos थीटा। इसमें जो फोर्स लिया हुआ है ये कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होता तो इसको हम कैसे समझते, इसी को हम यहां समझने वाले हैं। इस डायग्राम में देखिए, एक एक्सेस पर है फोर्स और दूसरे एक्सेस पर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लाइन यहां पर बनी, ये एक कर्व हुआ जो फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट फोर्स होता, अगर ये कांस्टेंट फोर्स होता तो F की वैल्यू हर जगह फिक्स होती, यानी स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। यहां हमें पता लगाना है कि वर्क डन इस केस में कैसे निकालेंगे। हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट माना, दैट इज डेल्टा एक्स। जब ये छोटा एलिमेंट माना तो यहां पर फोर्स की वैल्यू F1 मान लेते हैं, इस दूसरे एंड पर फोर्स की वैल्यू 2 मान लेते हैं, और ये भी एक फोर्स का छोटा सा एलिमेंट हुआ, दैट इज डेल्टा F। अगर इस छोटे से पार्ट के लिए हमें वर्क डन निकालना होता तो वो वर्क डन कुछ ऐसे निकालते, हम लिखते डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा F डॉट डेल्टा X। अब यहां पर देखिए, जो डेल्टा X है ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। इस डेल्टा X को हमने इतना छोटा माना है कि इतनी सी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट कोई कर्व वाला पाथ ट्रेवल नहीं कर सकता हो। अगर ऐसा होता तो ये डेल्टा X वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। पहली बात, ये जो फोर्स है जिसमें हमने चेंज मान लिया है F1 और F2 जैसा, अगर ये डेल्टा X बहुत छोटा होता तो फोर्स में भी चेंज इतनी जल्दी होता नहीं, तो उस केस में ये जो फोर्स है ये भी एक कांस्टेंट होता। ये दोनों सेम डायरेक्शन के होने की वजह से, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इतना छोटा ये डिस्टेंस है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो cos थीटा भी यहां पर 1 हो जाएगा और वर्क डन आ जाएगा डेल्टा W। ये वर्क डन जो निकाला सिर्फ इस रेड वाली स्ट्रिप के लिए हमने निकाला, लेकिन इस तरह की और भी स्ट्रिप है। मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है xi और फाइनल पॉइंट है xf, तो सभी स्ट्रिप्स को अगर ऐड कर दें तो उस केस में टोटल वर्क डन जो होगा वो वर्क डन निकलेगा समेशन से,
और हम इसको लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू स्टार्ट होगी एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक। ये जो एफ एक्स लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा फोर्स है जो एक्स पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने निकाला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस स्ट्रिप में और इस स्ट्रिप के बीच में यहां पर एक रीजन है, वो रीजन अभी काउंट नहीं हुआ है। इसी तरह से यहां पर रीजन है, ये भी काउंट नहीं हुआ है। यहां एक रीजन है, ये भी काउंट नहीं हुआ है। यहां पर भी एक रीजन है, वो भी काउंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से इस वर्क डन में थोड़ी सी कमी हुई। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसको दूर करने का तरीका आप बोलोगे इसको थोड़ा और छोटा कर दो। अगर इस तरह के ग्राफ में हम इस तरह से पार्ट बनाएं तब हमेशा कुछ ना कुछ एरिया रह जाएगा। तो करें क्या? तो इस डेल्टा एक्स को इतना छोटा लें कि इनके बीच की जो लिमिट है, लिमिट का मतलब है इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इतना छोटा हो जाए जैसा कि 0। और ऐसा हम तब करते हैं जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इस केस में अगर इस लिमिट को रख दिया जाए तो हम ये कहेंगे डेल्टा एक्स इतना छोटा हो जाएगा कि फिर ये जो गैप है, ये गैप भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका होगा कुछ ऐसा। यहां हमने लिखा है ये वैल्यू तो वही है जो ऊपर लिखी हुई है, हमने सिर्फ लिमिट रख दी डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा मान लिया जाए तो क्या होगा? तो उस केस में ये समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है और वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा कुछ ऐसा। यहां देख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह से अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो डी एक्स जैसे छोटे पार्ट मानकर एफ के साथ उसका इंटीग्रेशन करके हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का जो वर्क डन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां हमने ये सीखा कि अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, और अगर पूरा एरिया कवर हो गया तो हम देख सकते हैं एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हमने इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और कोई भी पार्ट इस एरिया का बचेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं एडिंग द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल वी फाइंड दैट एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन बाय एफ एक्स। तो जो फोर्स निकाला है उसको कुछ एक क्वेश्चंस में हम एरिया से भी कैलकुलेट करेंगे। उसका कारण यह है कि जो वर्क डन है वो वास्तव में फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और डिस्प्लेसमेंट एक्सेस के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट भी करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। हम शुरू में भी वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चेंज यहां होने वाला नहीं है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv² होती है। अगर हम इस K का डिफरेंशिएशन कर दें T के रेस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा होगा dk अपॉन dt। यहां पर हाफ और m ये तो है कांस्टेंट, v² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 2v और डिफरेंशिएशन में बचेगा dv अपॉन dt। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m, 2 और 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू v dv अपॉन dt को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a, क्योंकि हम जानते हैं dv अपॉन dt वास्तव में एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मास इनटू एक्सेलरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो देखिए क्या आया ये, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसको लिखने का तरीका है dk अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स, वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। क्योंकि दोनों के दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसको लिखने का तरीका होगा
डी के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब यहां देखिए, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, जो कि वर्क डन को भी रिप्रेजेंट करती है, और यह है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन जैसा। अगर इसको इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, दिस इज एफ इंटू डी एक्स। तो यहां हम देखते हैं ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इंटीग्रेशन करेंगे डी के का तो आएगा के, सब्सटीट्यूट करेंगे पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर माइनस साइन और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ इंटू डी एक्स, एंड दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और ये हम शुरुआत में भी देख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये है क्या, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन इसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल फोर्स के वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें क्या पता चला, इस बात को भी देखते हैं। हम देखते हैं यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल किया गया है, और न्यूटन सेकंड लॉ से चलते हुए हम इंटीग्रेशन पर आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, इट इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल टू एम ए, और इसी को हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में ला दिया, एंड दैट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक सेंटेंस लेते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। हम कहते हैं भाई इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है। जब हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, या हम कहते हैं कि इस मजदूर में इतना पोटेंशियल है कि ये एक दिन में सारी मिट्टी ऊपर पहुंचा सकता है, तो पोटेंशियल होने का मतलब है हम उससे काम नहीं करवा रहे, हम सिर्फ उसकी एक कैपेसिटी के बारे में बता रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसमें स्टोर्ड है, ऐसा फील होता है इसको सुनने से। देखिए क्या लिखा है, द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। एक्शन के लिए एक पॉसिबिलिटी को ये बताता है। द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड स्टोर्ड एनर्जी। हो सकता है कि इसको सुनने के बाद हमें उन सेंटेंस से कंपेयर करके लगे कि ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, और सच में ऐसा ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लास ऑफ फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड अप एज एनर्जी। कहने का मतलब है यहां पर जो फोर्स यूज होगा उसको याद रखना है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है इसको भी हम समझेंगे। उस फोर्स से जो हमने वर्क डन किया वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और वही वर्क डन इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट आर रिमूव, बाहर की बाकी सारी जो प्रतिबंध हैं उसको हटा दिया गया हो, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सा कठिन सा एक सेंटेंस आ गया है। अब इस सेंटेंस को एक एक करके समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक फोर्स है, इस फोर्स से हमने एक वर्क डन किया। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो भी हम वर्क डन करते हैं वो जनरली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। गाड़ी को धक्का दिया, गाड़ी चलने लग गई। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बनती, मीन्स जो वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया, साथ में बाकी सारे कंस्ट्रेंट रिमूव कर दिए, मीन्स हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इस तरह की बाकी एनर्जी भी हम मान लेते हैं कि वहां नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ यहीं पर लाई करता है। उस केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बनेगा तो एनर्जी, लेकिन जब हम कह चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बना
तो फिर वो इसमें स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद जो फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो हम यहां कहना चाहते हैं फोर्स डिफरेंट टाइप का है, वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, पर इसमें नहीं हुआ तो वो जिस फॉर्म में होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई तो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। तो यहां पर इस तरह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जमीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। जब ये जमीन पर रखा हुआ है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, हम उसको नोट कर लेते हैं और हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स है mg। अब इस ब्लॉक को यहां से उठाकर हम किसी हाइट h पर ले जाते हैं और यहां पर रख देते हैं। जब हम इसको उठाएंगे तो उसके लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा और ये फोर्स है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स और ये mg ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हमें इस फोर्स के लिए वर्क डन निकालना है तो हम निकालेंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके F इंटू एच से हम ये वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि अगर ये वर्क डन ग्रेविटेशन की वजह से होता तो क्या करते, तो ग्रेविटेशन की वजह से होता तो ये तो हम जानते हैं कि अर्थ खुद तो इसको इतनी हाइट तक ले जाएगी नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वाले केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होती है और हमारे वाले फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ऐसे सभी केसेस में जब वर्क डन निकालना है तो हमें अपना फोर्स पहले काम में लेना होगा, उसके बाद हम इस F फोर्स को इस mg के इक्वल रखेंगे। अगर mg के इक्वल रखा तो क्या होगा, F इक्वल टू mg इंटू एच। लेकिन ध्यान देने की बात यह है इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अलग है, मींस यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, मींस एक दूसरे के अपोजिट। mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो यहां पर वर्क डन आना चाहिए माइनस mgh। तो इस तरह से ये वाला वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये वाला वर्क डन हुआ ग्रेविटेशनल वर्क डन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये जो वर्क डन है ये वर्क डन कहां गया, जब इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाके रख दिया, तो रखने का मतलब है ये रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात कर नहीं सकते। तो ये वर्क डन गया कहां, तो ये वर्क डन बन गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। मींस इस तरह से हमारे पास एक फोर्स है, उस फोर्स से एक वर्क डन है, वो वर्क डन किया, काइनेटिक एनर्जी यहां पर नहीं आई, तो फिर वो एनर्जी एक दूसरी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई और वो कहलाता है mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां से हमें क्या पता चलता है उसको भी देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन हम जानते हैं। इस रिलेशन से हमने ये कहा कि ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल है। पोटेंशियल को अगर हम V से रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल V से, यहां पे ध्यान रखना ये कैपिटल V है और वेलोसिटी के लिए भी हम V ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कह सकते हैं dV इक्वल टू F इंटू dx। यहां से फोर्स की वैल्यू निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, dV और dx इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी फोर्स इक्वल टू dV अपॉन dx। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस mgh का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा dV अपॉन dh और आंसर आएगा mg। लेकिन हमारा जो फोर्स है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब है इस फॉर्मूले में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फोर्स लिया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। मींस अगर यहां पर एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर दें तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया
और नेगेटिव साइन लगा दिया तो हमें वो फोर्स मिल जाएगा जिसकी वजह से वर्क डन हुआ है। तो इस तरह से अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका नेगेटिव डेरिवेटिव मीन्स माइनस लगा के डिफरेंशिएशन करने से हमें फोर्स पता लग सकता है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इनके ये दोनों पॉइंट में अलग से साफ साफ भी लिख देता हूं। V इज पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। यहां देख सकते हैं F इंटू dx, दिस इज वर्क डन, दैट इज इक्वल टू माइनस dV VI टू VF मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा VI माइनस VF। देख सकते हैं कि वर्क डन के लिए पहले ऐसा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाला था और अब हमने ये रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ही इंटरचेंज हो रहा है। हम बाकी सारी एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन सबको काम में नहीं ले रहे हैं। तो ये सिर्फ तब होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो उस केस में ये रिलेशन काम में नहीं आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है इसको हम थोड़ा सा अलग से भी समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पहले डेफिनेशन पर आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स हैं जिनके द्वारा कोई वर्क डन किया तो वो वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, और जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर जिसका मास है m, इसको हमने उठाया और हमने h हाइट पर यहां रख दिया। यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, और जब यहां पर उठा के रखा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली ये वर्क डन है। कहने का मतलब है ये पाथ हुआ इसका पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का पाथ, और इस केस में जो फोर्स लगता है वो फोर्स है ग्रेविटी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस 1 से लेकर 2 तक जाने का जो रास्ता है यानी पाथ है वो बदल देते, मींस पहले ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज h/2 और ये डिस्टेंस भी h/2 है। अब देखते हैं, एक से लेकर इस P पॉइंट तक आने का वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स दैट इज mg और हाइट h/2। यहां पर मैं साइन कन्वेंशन को नहीं ले रहा हूं, सीधे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किया। अब हम यहां से लेकर यहां तक चलते हैं। उस केस में देखिए, ऑब्जेक्ट अगर यहां होता तो डिस्प्लेसमेंट है उसका लेफ्ट से राइट, लेकिन जो mg फोर्स लगा हुआ है यानी mg फोर्स के जैसा फोर्स जो हमने लगाया है वो फोर्स है ऊपर की तरफ, और इस केस में इस फोर्स में और इस डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री होने की वजह से यहां से यहां तक का जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। मींस यहां पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा 0। फिर यहां से आगे चलेंगे तो फिर से हमारे पास वर्क डन होगा mgh/2, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा mgh। यहां देख सकते हैं एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, और दोनों पाथ में जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन mgh हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इस तरह का फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये किसी भी पाथ से ले जाएंगे वर्क डन सेम आता है। तो इस तरह का फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम बात करें किसी और फोर्स की लाइक फ्रिक्शन फोर्स, मान लिया कि कोई बच्चा है जमीन पे लेटा हुआ है, उसके पैर हमने पकड़े और उसको घसीट दिया, ए से लेकर बी तक हमने उसको घसीट दिया। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उसके कपड़े भी फट जाएंगे, वो छिल जाएगा। यहां से यहां तक आने का वर्क डन मान लिया W है। अगर ए से बी तक ले जाने की जगह हम उसको ऐसे ले जाते, ऊपर नीचे इस तरह से, क्या इस केस में उसके कपड़े ज्यादा फटेंगे, उसको चोट ज्यादा लगेगी, या ये भी सेम ही होगा?
हम ये आसानी से समझ सकते हैं, इस केस में जितना कम पाथ होगा उतना कम नुकसान होगा। इसका मतलब ये हुआ, फ्रिक्शन जैसे फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क डन करना पड़ा तो वो पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर पाथ छोटा है तो कम वर्क डन, और ज्यादा पाथ है तो ज्यादा वर्क डन। तो इस तरह से दो तरह के फोर्स होंगे, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। और हम समझ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। और हम सिंपली सोच भी सकते हैं, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स से हम कर रहे हैं वर्क डन, सोचिए कि वर्क डन के दौरान अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन में हमारी एनर्जी लॉस हो जाती। तो उस केस में ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी तो लॉस हो चुकी है। तो इसलिए वहां पर जितने फोर्स हम यूज करते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं। नॉन कंजर्वेटिव के और एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्रिक्शन के अलावा, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स, वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इस तरह से और भी फोर्स हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को सम को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो कंजर्वेशन क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और जिसका हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। यहां पर भी फोर्स का कंजर्वेटिव होना जरूरी है। अब कंजर्व्ड का मीनिंग क्या हुआ फिर वो देखिए। इनिशियली हमने सिस्टम पर जो फोर्स लगाया उसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, दोनों का टोटल कर दिया तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। बाद के किसी पॉइंट पर भी अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो इनिशियल वाले के इक्वल आनी चाहिए, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे ध्यान रखिए, आमतौर पर हमने छोटी क्लासों में एनर्जी कंजर्वेशन का भी एक लॉ पढ़ा था, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं करते। उसमें क्या है, सारी एनर्जी। सारी एनर्जी मींस हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जितनी भी तरह की एनर्जी हमें पता है वो सारी की सारी। तो वो वाला लॉ जो है वो अलग है, यानी जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है वो यूनिवर्सल है, वो हमेशा होगा। वो कंजर्व फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्व फोर्स हो, हर चीज के लिए वो लॉ वैलिड है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये है सरफेस, जमीन है, यहां पर एक बॉल रखी हुई है जिसका मास हम मान लेते हैं m। हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जमीन पर गिरने के लिए जो फोर्स लगेगा वो है mg, और ये हम जान चुके हैं कि जो ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। मींस इस पोजीशन में अगर बॉल है तो गिरते समय बाकी जितनी सिचुएशन आएंगी सब में उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आनी चाहिए। तो हम यहां बात करते हैं इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो हाफ mv² आएगी, और वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। इसी तरह से अगर ये हाइट है h, तो h हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी जान चुके हैं, दैट इज mgh। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 0 और mgh को, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आएगी वो होगी mgh। ये तो आ गया इसका पहला केस। अब हम देखते हैं बॉल नीचे गिरेगी तब क्या होगा। ये है बॉल की पहली पोजीशन। अब बॉल थोड़ा सा नीचे गिर के इस पोजीशन पर आ गई है। मान लिया ये डिस्टेंस जो मूव कर चुकी, लेट इट इज x, तो जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी टोटल डिस्टेंस में से x को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्टेंस बचेगी h माइनस एक्स। अब बॉल इस पोजीशन में है, हमें इस पोजीशन में इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं x हाइट गिरने के बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2gx। तो ये हो गया v स्क्वायर। यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू 2gx अगर रख दें तो ये आंसर हो जाएगा mgx। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम mgh से निकालते हैं। यहां पर हाइट है h माइनस एक्स तो इसको हम लिखेंगे mgh माइनस एक्स। तो ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी आएगी mgh। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस समय भी मैकेनिकल एनर्जी की टोटल वैल्यू mgh ही आई है और यही हमारा कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। किसी भी पोजीशन में इस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आनी चाहिए। इसी तरह से एक तीसरा केस भी है, पहले बॉल यहां थी फिर यहां आ गई और अब बॉल सीधे जमीन पर आ गई। जमीन पर आने वाले केस में इस समय इसकी हाइट तो हो चुकी है 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फिर से हम वही काम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। इसी तरह से वेलोसिटी निकालेंगे तो इस बार वेलोसिटी आ जाएगी 2gh और वैल्यू यहां पर रखेंगे तो इट विल बी mgh और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस बार आएगी mgh। तो हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इस वजह से जहां जहां पर हमने मैकेनिकल एनर्जी निकाली, इनिशियल फेज, इंटरमीडिएट फेज, फाइनल फेज, तीनों फेजेस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ होल्ड गुड। तो ये था हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल।